नंबर तीसरा देखने वाले हैं। टॉपिक नंबर तीसरा है कोशिका विभाजन, जिसे सेल डिवीजन बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर तीसरा को। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जिस प्रक्रिया से नए कोशिका का निर्माण होता है, जिस प्रक्रिया से नए कोशिका का निर्माण होता है उसे कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन कहलाता है जिस प्रक्रिया से नए कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। फिर है कोशिका विभाजन सर्वप्रथम 1865 में बिरचऊ ने देखा था। बिरचऊ कोशिका विभाजन जो है, कोशिका विभाजन सर्वप्रथम 1865 में बिरचऊ ने देखा था। बिरचऊ। कोशिका विभाजन तीन प्रकार के होते हैं। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका विभाजन तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका है अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन है। दूसरा में आपका समसूत्री विभाजन, और तीसरा में आपका है पहला में आसूत्री है। पहला में जो है आसूत्री विभाजन, दूसरा में समसूत्री है, तीसरा में अर्धसूत्री है। अर्धसूत्री। तो आसूत्री को देखते हैं। तो आसूत्री में क्या होता है? आसूत्री या विभाजन सामान्यतः अविकसित प्रोकैरियोटिक जीव में होता है। जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, आसूत्री विभाजन या विभाजन सामान्यतः अविकसित प्रोकैरियोटिक जीव में होते हैं। फिर आपका जो समसूत्री है, तो समसूत्री विभाजन का खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में किया था। समसूत्री विभाजन का खोज वाल्टर फ्लेमिंग 1879 में किया था। अर्धसूत्री विभाजन का खोज 1905 में फॉर्मर एवं मूरे ने किया था। फॉर्मर एवं मूरे ने जो अर्धसूत्री विभाजन की खोज 1905 में फॉर्मर एवं मूरे ने किया था। फॉर्मर एवं मूरे। फिर है अर्धसूत्री, तो यह विभाजन जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु आदि में होता है। आसूत्री विभाजन जो है, आसूत्री या विभाजन जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु आदि में होता है। विषाणु आदि में होता है। आपका समसूत्री जो है, यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो समसूत्री विभाजन आपका कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका। आसूत्री, तो आसूत्री इस विभाजन में केंद्रक एवं कोशिका दर में 2 बार विभाजन के परिणाम स्वरूप आधे गुणसूत्र वाली 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। जो अर्धसूत्री है, अर्धसूत्री इस विभाजन में केंद्रक एवं कोशिका दर में 2 बार विभाजन के परिणाम स्वरूप आधे गुणसूत्री वाली 4 पुत्री कोशिका निर्माण होता है। फिर है आसूत्री में है कि इस प्रक्रिया में एक मृत्यु कोशिका में केंद्रक या केंद्रिक कोशिका दर में संकुचन के परिणाम स्वरूप 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। कहा रहा है कि आसूत्री जो विभाजन है, आसूत्री विभाजन, तो इस प्रक्रिया में एक मातृ कोशिका में केंद्रक या कोशिका दर में संकुचन के परिणाम स्वरूप 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री में कहता है कि इस प्रक्रिया में एक मातृ कोशिका से 2 समान गुणसूत्र वाले पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका से 2 समान गुणसूत्र वाले पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। अर्धसूत्री में क्या होता है? अर्धसूत्री या विभाजन केवल लिंगी जनन, लिंग मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में ही होता है। जो अर्धसूत्री है, सूत्री विभाजन केवल लिंगी जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में होता है। और कह रहा है इस विभाजन को केवल जनन कोशिका के निर्माण में होता है। अर्धसूत्री जो है, इस सूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका के निर्माण में होता है। केवल जनन कोशिका के निर्माण में होता है। फिर है आपका समसूत्री विभाजन के 2 भागों में बांटा गया। समसूत्री विभाजन 2 भागों में, उसमें पहला यह है केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया 5 भागों में पूर्ण होती है। केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया 5 भागों में पूर्ण होती है। पहला है अंतरावस्था या विरामावस्था, जिसे इंटरफेज बोलते हैं। अंतरावस्था या विरामावस्था, यह अवस्था विभाजन के पूर्व की अवस्था है। यह अत्यधिक क्रियाशील अवस्था है। अत्यधिक क्रियाशील अवस्था अंतरावस्था। फिर कह रहा है कि इस अवस्था को निम्न भागों में बांटा। जो अंतरावस्था है, इसको भी पहला जीवन फेज में बांटा है। जीवन फेज, पोस्ट मायोटिक्स गैप फेज। इस अवस्था में आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। जीवन फेज जो है, जीवन फेज, इसमें इस अवस्था में आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर आपका यस फेज। यस फेज, तो यस फेज जो है डीएनए का संश्लेषण होता है, जिसके फलस्वरूप यह मात्रा में दोगुना हो जाता है। यस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है, जिससे फलस्वरूप यह मात्रा में दोगुना हो जाता है। यस फेज डीएनए का संश्लेषण होता है, जिसके फलस्वरूप यह मात्रा में दोगुना हो जाता है। G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? तो G2 फेज में होता है आपको कि डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है, किंतु आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G2 फेज में डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है, किंतु आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इंटर फेज में क्रोमेटिन जाल आकुंडलित एवं होता है, सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है। कह रहा है कि डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है, किंतु आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इंटरफेज में क्रोमेटिन जाल का आकुंडलित एवं पतला होता है और सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है। उसके बाद प्रोफेज है।
प्रोफेज, तो प्रोफेज को देखते हैं, चित्र भी देख लेते हैं। ये आपका तारक है, जो दिख रहा है, मतलब यहाँ पे तारक, तारक केंद्र इसका बीच में होता है। और आपका ये जो दिख रहा है, ये आपका केंद्रक आवरण है, ये वाला। और केंद्रिका, ये केंद्रिका को दर्शा रहा है। अर्ध गुणसूत्र युग्म ये वाला है, ये वाला गुणसूत्र बिंदु। कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत प्रोफेज से होती है। कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत प्रोफेज से होती है। इसमें क्रोमैटिन जाल छोटे व मोटे होकर गुणसूत्र बनाते हैं। इसमें क्रोमैटिन जाल छोटे व मोटे होकर गुणसूत्र बनाते हैं। क्रोमोसोम दो अर्ध भागों में बांटा जाता है। क्रोमोसोम दो अर्ध भागों में बांटा जाता है। दोनों भाग एक बिंदु से जुड़े होते हैं। इस बिंदु को सेंट्रोमियर कहते हैं। जो दोनों भाग है एक बिंदु से जुड़े होते हैं, इस बिंदु को सेंट्रोमियर कहते हैं। पूरी रचना क्रोमेटेड कहलाती है। क्रोमेटेड कहलाती है। इस अवस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका गायब हो जाती है, गायब हो जाती है और तरकु धागे का निर्माण शुरू होता है। कह रहा है इस अवस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाती है और तरकु धागे का निर्माण होती है। किस अवस्था? तो अब यहाँ पर देखे थे प्रोफेज जो है, प्रोफेज अवस्था। फिर तीसरा आपका है मध्य अवस्था, मेटाफेज। मेटाफेज, मेटाफेज में कह रहा है कि इस अवस्था में तरकु धागे का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमेयर द्वारा धागों के बीच में आकर जुड़ जाता है। इस विभाजन में 2 से 10 मिनट का समय लगता है। कह रहा है कि इस विभाजन जो है, मतलब मेटाफेज जो है मध्य अवस्था, तो इस अवस्था में तरकु धागे का निर्माण हो जाता है और इस पर क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमेयर द्वारा धागे के बीच आकर जुड़ जाता है। इस विभाजन में 2 से 10 मिनट का समय लगता है मेटाफेज में। फिर आपका है एनाफेज, तीसरा चौथा है एनाफेज। तो एनाफेज में कह रहा है कि यह अवस्था की मतलब यह अवस्था सबसे छोटी अवस्था, जो एनाफेज है, यह अवस्था सबसे छोटी अवस्था है। विभाजन 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाता है। जो एनाफेज है, यह सबसे छोटी अवस्था है, इसमें विभाजन 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में सेंट्रोमियर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। जो आपका एनाफेज है, इस अवस्था में सेंट्रोमियर 2 भागों में विभाजित हो जाता है एनाफेज में। देख सकते हैं, तो एगो यहाँ एगो यहाँ। अर्ध गुणसूत्र खिंचाव, मतलब 2 भागों में विभाजित हो गया। और कह रहा है कि प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमैटिड सेंट्रोसोम के विभाजन के कारण अलग हो जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमैटिड सेंट्रोसोम के विभाजन के कारण अलग हो जाता है। गुणसूत्र अब दोनों ध्रुवों की ओर चला जाता है। गुणसूत्र जो है दोनों ध्रुवों की ओर चला जाता है। देख सकते हैं, ये ध्रुव इधर की ओर चला गया है, गुणसूत्र दोनों ध्रुवों की ओर चला जाता है। फिर है टेलोफेज। टेलोफेज है, टेलोफेज में क्या होता है? यह अवस्था प्रोफेज की उल्टी है। जो प्रोफेज पढ़े हैं, टेलोफेज उसका उल्टा है। इसमें केंद्रक एवं केंद्रिका स्पष्ट होती है। टेलोफेज में केंद्रक और केंद्रिका स्पष्ट होती है। टेलोफेज में क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं। टेलोफेज में क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं। टेलोफेज में क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं। इस प्रकार एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। जो आपका स्पेंडल फाइबर नष्ट हो जाता है, स्पेंडल फाइबर नष्ट हो जाता है। फिर आपका है बी में साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस जो है, तो केंद्रक विभाजन के बाद संकुचन द्वारा कोशिका के विभाजन हो जाता है। केंद्रक विभाजन के बाद संकुचन द्वारा कोशिका का विभाजन हो जाता है। इस प्रकार एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इस प्रकार एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। पौधों में काइटोकिनेसिस की क्रिया सेल प्लेट द्वारा होता है। पौधों में साइटोकिनेसिस की क्रिया सेल प्लेट द्वारा होता है। फिर आपका है समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है? तो समसूत्री विभाजन में महत्व जो है, वह जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है और इस विभाजन द्वारा शरीर की मरम्मत होती है तथा घाव बढ़ता है। जो समसूत्री विभाजन है, जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। समसूत्री विभाजन से ही जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है और समसूत्री विभाजन द्वारा शरीर की मरम्मत होती है। शरीर की मरम्मत और घाव बढ़ता है, घाव बढ़ता है। फिर है मियोसिस प्रथम में गुणसूत्रों का हर्ष होता है। इस विभाजन की प्रमुख निम्नलिखित व्यवस्थाएं। मियोसिस प्रथम में गुणसूत्रों का हर्ष होता है। इस विभाजन की प्रमुख निम्नलिखित व्यवस्थाएं। ए में आपका मियोसिस है। मियोसिस प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1।
प्रोफेज प्रोफेज अवस्था, फिर आपका मेटाफेज अवस्था है, ये आपका एनाफेज है, ये आपका टीलोफेज अवस्था है। प्रोफेज जो है, प्रोफेज को निम्न उप अवस्थाओं में बांटा गया है। जो प्रोफेज अवस्था है निम्न उप अवस्थाओं में बांटा गया है। लिप्टोटीन, जो आपका लिप्टोटीन जो है इस अवस्था में जालकुंडलित एवं लंबे होते हैं। जो आपका लिप्टोटीन है, इस अवस्था में क्रोमैटिन जालकुंडलित एवं लंबे होते हैं। क्रोमोसोम धागे के रूप में दिखाई देता है, क्रोमोसोम धागे के रूप में दिखाई देता है। इसमें क्रोमेटिड विभाजित नहीं होता, इसमें क्रोमेटिड विभाजित नहीं होता, लिप्टोटीन में क्रोमेटिड विभाजित नहीं होता। फिर आपका जाइगोटीन है, जाइगोटीन तो इस अवस्था में समजात गुणसूत्र, जिससे समजात गुणसूत्र होता है जोड़े में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें बिवालेंट कहते हैं, बिवालेंट कहते हैं। कह रहा है जाइगोटीन जो है, जाइगोटीन इस अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़े में व्यवस्थित होते हैं, जिसे बिवालेंट कहते हैं। फिर आपका पैक्टिन है, पैक्टिन पैकिटीन है तो इसमें गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। जो पैकिटीन है इसमें गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। प्रत्येक समजात गुणसूत्र के क्रोमेटिड अलग अलग दिखाई देते हैं, उन्हें चतुष्टक कहते हैं। प्रत्येक समजात गुणसूत्र के क्रोमेटिड अलग अलग दिखाई देते हैं, उन्हें चतुष्टक कहते हैं। इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। जो पैकिटीन है, पैकिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इस अवस्था के कारण जीन का विनिमय होता है। पैकिटीन अवस्था जो है, इस घटना के कारण जीन का विनिमय हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो है वह है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन है कि यह समजात गुणसूत्रों के बीच प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। डिप्लोटीन में समजात गुणसूत्रों के बीच प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप एक अलग अलग होने लगते हैं, किंतु कुछ बिंदुओं पर आपस में जुड़े होते हैं। डिप्लोटीन में है कि समजात गुणसूत्रों के बीच प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप अलग अलग होने लगते हैं, किंतु कुछ बिंदुओं पर आपस में जुड़ जाते हैं। इस बिंदु को काइजमा कहते हैं, काइजमा। डिफ्लोटीन जो है इस बिंदु को काइजमा कहते हैं। इस बिंदु पर क्रोमेटिड के खंडों के बीच अदला बदली होती है, इस प्रक्रिया में क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस बिंदु पर क्रोमेटिड खंडों के बीच अदला बदली होती है, इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर के कारण संतान जो है माता पिता से कुछ भिन्न हो जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर के कारण ही संतान माता पिता से भिन्न हो जाते हैं। फिर है डाइकाइनेसिस कहता है कि इस अवस्था में समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, केंद्रक तथा केंद्रिका गायब हो जाते हैं। डाइकाइनेसिस इस अवस्था में समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, केंद्रक तथा केंद्रिका गायब हो जाते हैं। फिर कहता है कि तर्कु तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है। तर्कु तंतु नोट में लिखा है कि सहचर कोशिकाओं में परिपक्वता के समय केंद्रक का लोप नहीं होता है। सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक का लोप नहीं होता है। मेटाफेज वन में तर्कुधाय का निर्माण पूर्ण हो जाता है। मेटाफेज वन में तर्कुधाय का निर्माण पूर्ण हो जाता है। द्विसंयोजक तर्कु, जिसे बिवालेंट स्पाइंडल फाइबर द्विसंयोजक तर्कु तंतु बिवालेंट स्पिंडल फाइबर के मध्य में सेंट्रोमेयर द्वारा जुड़ जाता है। फिर है एनाफेज वन जो है प्रत्येक बिवालेंट में एक गुणसूत्र एवं ध्रुव की ओर तथा दूसरा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर खींच जाता है। प्रत्येक बिवालेंट एक गुणसूत्र ध्रुव की ओर तथा दूसरा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर खींच जाता है। इसमें सेंट्रोमेयर का विभाजन नहीं होता है। एनाफेज जो है इसमें सेंट्रोमेयर का विभाजन नहीं होता है एनाफेज में। इस प्रकार कुल गुणसूत्र में आधा गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा आधा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। इस प्रकार कुल गुणसूत्र में आधा गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा आधा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। टेलोफेज वन कहता है कि दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। टेलोफेज में दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार मातृ केंद्रक से दो पुत्री केंद्रक का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार मातृ केंद्रक से दो पुत्री केंद्रक का निर्माण हो जाता है। मियोसिस टू कहता है कि केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। जो मियोसिस है इसमें कह रहा है केंद्रक के विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। इस प्रकार दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है।
इसके बाद इन दोनों कोशिकाओं में पुनः विभाजन शुरू हो जाता है और इस विभाजन को मियोसिस 2 कहते हैं। इस विभाजन को मियोसिस 2 कहते हैं। यह विभाजन मिटोसिस जैसा ही होता है, मिटोसिस जैसा। इसमें निम्न अवस्थाएं होते हैं: प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। फिर आपका प्रोफेज 2 के देखते हैं, इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाता है। प्रोफेज 2 में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाता है। और इसमें है कि क्रोमेटिड शिकड़ छोटे व मोटे हो जाते हैं, क्रोमेटिड शिकड़ छोटे मोटे। फिर तरकु धागे का निर्माण शुरू हो जाता है, एक एक सेंट्रोल दोनों ध्रुवों पर चला जाता है। फिर दूसरा है कि मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 जो है तरकु धागे का निर्माण पूर्ण हो जाता है, तरकु धागे का निर्माण पूर्ण हो जाता है। क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर द्वारा तरकु धागे के बीच में जुड़ जाता है। स्पेंडल जो फाइबर है, स्पेंडल फाइबर, इसके तरकु धागे बोलते हैं। तो तरकु धागे के बीच जुड़ जाता है क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर द्वारा। फिर आपका तीसरा है एनाफेज 2। एनाफेज 2 कहता है कि सेंट्रोमेयर का विभाजन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा दोनों ध्रुवों एक एक चले जाते हैं, मतलब दोनों ध्रुवों को एक एक चले जाते हैं। कहा सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है एनाफेज में, जिसके फलस्वरूप क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा दोनों ध्रुवों की ओर एक एक चले जाते हैं। कोशिका में संकुचन शुरू हो जाता है और कोशिका में संकुचन भी शुरू हो जाता है। चौथा है टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 में कह रहा है कि दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। टेलोफेज 2 में दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रिका का निर्माण भी हो जाता है। केंद्रिका का केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका दर में भी विभाजित हो जाता है। केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका दर में भी, कोशिका दर के साइटोप्लाज्मिक आते उसमें विभाजित हो जाता है। इस प्रकार एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है। एक मातृ से 4 पुत्री कोशिका। गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित क्रोमोसोम की संख्या के अधिक हो जाती है। गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित क्रोमोसोमों की संख्या से अधिक हो जाती है। अंतर देखते हैं, अंतर समसूत्री और असूत्री में अंतर, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस। तो समसूत्री विभाजन, समसूत्री, अर्धसूत्री। समसूत्री में क्या किया, विभाजन कायिक या दैहिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक और दाहिक में होता है। अर्धसूत्री है जो यह जनन कोशिका में होती है, जनन जिसे जर्म सेल में मतलब बोलते हैं, जर्म सेल। अर्धसूत्री जनन कोशिका में होता है। फिर आपका समसूत्री है जो इसके द्वारा 2 कोशिकाएं बनती है। समसूत्री विभाजन इसके द्वारा 2 कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री इसके द्वारा 4 कोशिका का निर्माण होता है। अर्धसूत्री इसके द्वारा 4 कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री जो है इसमें प्रत्येक नई कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या समान रहती है। समसूत्री है जैसे प्रत्येक नई कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या समान रहती है। असूत्री है जो नई कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, नई कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। चौथा, पूर्वावस्था जल्द समाप्त हो जाती है। समसूत्री में जो है, समसूत्री में पूर्वावस्था जल्द समाप्त हो जाती है। अर्धसूत्री जो अर्धसूत्री है इसमें पूर्वावस्था कई उपावस्थाओं में बटे रहने के कारण देर से समाप्त होती है। फिर समसूत्री में कि इसके द्वारा अनुवांशिक भिन्नता नहीं होती। समसूत्री विभाजन के द्वारा अनुवांशिक भिन्नता नहीं होती है। अर्धसूत्री जो है इसके द्वारा अनुवांशिक भिन्नता होती है, अनुवांशिक भिन्नता होती है अर्धसूत्री विभाजन। फिर है कि समसूत्री में केंद्रक और कोशिका द्रव्य एक बार विभाजित होता है। समसूत्री में केंद्रक और कोशिका द्रव्य एक बार विभाजित होता है। अर्धसूत्री क्या, इसमें दोनों 2 बार विभाजित होते हैं, दोनों 2 बार विभाजित होते हैं, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। फिर यहाँ पर दिया गया कि परीक्षा दृष्टि से पहला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम दिखाई देता है। जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम दिखाई देता है। इनका समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था, तो वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। वाल्टर फ्लेमिंग समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था, तो आपका वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। असूत्री विभाजन पाया जाता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था में बनते हैं, यस अवस्था में बनते हैं। एक बार और, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र किस अवस्था में बनते हैं, तो यस अवस्था में। कैंसर किस कारण से होता है, कैंसर तो सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने पर कैंसर किस कारण होता है, तो सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाले प्रक्रिया के बंद होने से, सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाले प्रक्रिया के बंद होने से। शरीर में घावों का भरना किस प्रकार की कोशिका विभाजन का परिणाम होता है, ये समसूत्री विभाजन है। शरीर में घावों का भरना किस प्रकार कोशिका विभाजन का परिणाम है, समसूत्री विभाजन।
फिर कह रहा है जायगोट किस प्रकार की कोशिका का विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। जायगोट में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री होता है जायगोट में। जीवों की संख्या में संतुलन का प्रमुख कारण क्या है, प्रजनन। जीवों की संख्या में संतुलन का प्रमुख कारण है प्रजनन। जीवों की संख्या में संतुलन प्रजनन। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था, बिजमन टेलोफेज 2। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था, बिजमन टेलोफेज 2। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था, बिजमन टेलोफेज 2। फिर मियोसिस 2 में किसका पृथक्करण होता है, तो अर्ध गुणसूत्रों का। मियोसिस 2 में किसका पृथक्करण होता है, अर्ध गुणसूत्रों का। फिर है आपका विनिमय, मतलब क्रॉस ओवर किस अवस्था में होता है, पैकिटिन। पैकिटिन विनिमय जो है क्रॉस ओवर किस अवस्था में, पैकिटिन। फिर कह रहा है गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी किस अवस्था में रह जाती है, गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी किस अवस्था में रह जाती है। लो भाई इसका आंसर भी गायब हो गया, गजब है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में आपको पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला है कि सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताएं। सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम क्या है। क्वेश्चन है पहला कि सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र के मध्य रेखा स्थित होते हैं। तो स्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपको सही है, मेटाफेज। मेटाफेज। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, शुक्राणु अंडाणु का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी मियोसिस द्वारा। मियोसिस द्वारा शुक्राणु अंडाणु का निर्माण होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, तो डीएनए का संश्लेषण यस फेज में होता है। ऑप्शन नंबर सी यस फेज। यस फेज, यस। फिर है कि कौन सी अवस्था सबसे छोटी है, तो कौन सी अवस्था सबसे छोटी है, एनाफेज। ऑप्शन नंबर सी एनाफेज सबसे छोटी अवस्था है। एनाफेज सबसे छोटी अवस्था है। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है, सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है तो भी आपका एनासोम मतलब एनाफेज ही है। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है, तो एनाफेज। एनाफेज, ऑप्शन नंबर सी एनाफेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, तो दो गो होता है। कह रहा है कि समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, तो दो। सातवां है कि असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन किसमें होता है, जनन कोशिका में होता है। जनन, ऑप्शन नंबर भी सही है, जनन कोशिका में, जनन कोशिका। आठवां की क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो मियोसिस में होता है। ऑप्शन नंबर बी, मियोसिस में। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो मियोसिस में होता है। ऑप्शन नंबर बी। नंबर क्वेश्चन है कि विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है, विभाजन की किस अवस्था में गायब हो जाता है, तो आपका प्रोफेज है। प्रोफेज। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की होती है, तो क्या होती है, बराबर होती है। बराबर होती है, बराबर। एक बार और, समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की बराबर होती है, बराबर। 11 नंबर क्वेश्चन का गुणसूत्र में क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, तो उस बिंदु का नाम क्या है, तो उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। गुणसूत्र में क्रोमेटिड के जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, तो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर। 12 नंबर क्वेश्चन है 12 कि समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य पर स्थित होते हैं। मध्य पर स्थित होते हैं मेटाफेज में, मेटाफेज। ऑप्शन नंबर सी। समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, तो आपका मेटाफेज है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य नहीं कि अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती, नहीं, अर्धसूत्रण में तो आधी हो जाएगी। 14 है कि एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होता है, नवजात में कौन सा होता है, तो नवजात में 44+XX होता है, मतलब बालिका। SS मतलब बालिका, नवजात बालिका, तो उसमें XX रहेगा, SS से लड़की होती है, मतलब बालिका। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि डीएनए अणु दो सर्पिला सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचीदार संरचना डबल हेलिक्स बनाने वाले दो लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेशम से बना होता है, बिल्कुल सही है। फिर आपका है यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो अगले वीडियो में देखेंगे, उस तक को